बहुत सिंपल है। तो मेरा आईपीओ आ चुका था। अब आगे की बात करते हैं। तो हमें आईपीओ में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हमें ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला जो हमें 500 करोड़ रुपए दे सके। हमें कोई बंदा ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम सेबी के पास गए, प्रॉपर सारी अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है सब पूरी की, उसको दिखाया ये प्रॉफिट है, ये डेट है, ये लोन है, ये लिटिगेशंस है, ये सब कुछ है, हमने वो किया और हम प्रॉपर आईपीओ में आ गए। तो आईपीओ का अगर मैं फिर से बहुत एक एक ही वर्ड में मतलब समझाऊं तो आईपीओ का मतलब होता है कंपनी की मुंह दिखाई। यही मतलब होता है कि कंपनी की मुंह दिखाई, मतलब कंपनी अब पब्लिक के सामने आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अपने शेयर्स को लेके। अब अगर अब तक आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया तो ठीक है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सीरीज़ को देख के, अभी के अभी बैक हो जाओ, चले जाओ, मत देखो। अगर यहाँ तक आए हो, शुरू से मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5, देन इसको देखो एंड देखो तभी जब डीमैट अकाउंट खुलवा चुके हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जब भी हमारा आईपीओ आता है ना, जैसा मैंने बताया था, अच्छा हो गया। तो अब 500 करोड़ है, ठीक है। डीमैट अकाउंट जिसने खुलवा लिया है अपना वो खोलो, जिसमें भी खुलवाया है, पेटीएम में, एंजल वन में, जीरोदा में, अब स्टॉक्स हैं दुनिया भर के हैं, किसी में भी खुलवा लिया। अब उसमें जाओ और आजकल तो बहुत आईपीओ आते रहते हैं। तो पता है होता क्या आईपीओ में? मुंह दिखाई में एक लॉट साइज़ होता है। कंपनी कहती है ठीक है, मेरा जो लॉट साइज़ है वो रहेगा 1000 शेयर्स का, एंड हम उसको भले ही 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, बट मिनिमम आपको 1000 शेयर्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे। तो आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी ये 1 लाख की। ठीक है, दिस इज़ 1 लाख। एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और होती है, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड ओवर सब्सक्राइब्ड। अब ये क्या होता है? सबसे पहले जब अपने उसमें जाओगे डीमैट अकाउंट में, जो अपने वो जिसमें भी आपने खुलवाया है, उसके बाद आप जाओगे वहाँ पर, जब भी देखना आईपीओ आने वाला होगा, उसमें एक लॉट साइज़ होता है कि उसमें क्या होगा पता है? 1000 शेयर इंटू ये 100 रुपये 200 जो भी है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 हज़ार, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख 4 हज़ार, 2 लाख 2.5 लाख जो भी, सबका अपना अपना लॉट साइज़ होता है। उस लॉट साइज़ वो उतना ही लॉट साइज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अब अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड क्या होता है? हमेशा नीचे ना एक चीज़ देखना, जब भी आईपीओ में देखोगे ना, जब भी अप्लाई कर रहे होगे, उसमें नीचे उसमें एक तो लॉट साइज़ होगा, प्राइस बैंड होता है कि 100 से 200 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। जब लिस्टिंग होगी तो इसके बीच में इसका प्राइस लिस्ट होके आएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश क्या करो, जो उसका प्राइस रेंज है ना, प्राइस बैंड जो है, अगर 100 से 200 हो तो 200 में अप्लाई करना, 200 के रेट से ही अप्लाई करना। ठीक है, उसी से अप्लाई करना, चांसेस आर मैक्सिमम कि आपको मिल जाएगा। अब ये मिलता कैसे है उसको भी अभी समझाता हूँ। बट अब ये अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? जब भी आईपीओ में देखोगे, जब भी वो अपने शेयर्स के नीचे देखोगे ना, जब ले रहे होगे आईपीओ, उसमें जब नीचे देखोगे तो वहाँ पे दिखाता है 29 इंटू, या दिखाएगा 1.25 इंटू, या आपको दिखाएगा 89 इंटू, या 435 इंटू। वैसे मतलब 435 लोग लाइन में खड़े हैं इसको लेने के लिए, या मतलब मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ कि 435 लोग, बट ये 435 गुना लोग खड़े हैं एक के मुकाबले। तो दिस इज़ द पावर। इससे पावर पता चलती है उसको कि वो शेयर लेने वाले बंदे मतलब कितने मतलब एक्साइटेड हैं उसको लेने के लिए, इससे ये पता चलता है। ठीक है, 1.2589 जितना ज़्यादा ये होगा, मतलब उतने ज़्यादा लोग शेयर को वैल्यू दे रहे हैं, उतने ज़्यादा लोग शेयर को लेना चाहते हैं, मतलब उनको लग रहा है कि इसका प्राइस जब ये लिस्ट होगा इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब एक और बात करते हैं, अब एक और मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है, एक होता है ऑफर डेट, एक होता है अलॉटमेंट डेट, एक होता है लिस्टिंग डेट। तीनों डेट अलग अलग होती हैं। मान लो बहुत सिंपल है का आईपीओ आ रहा है, वो आ रहा है 27 जैन को, मान लो। ठीक है, 27 जैन को बहुत सिंपल है का आईपीओ आ रहा है। तो ये 27, 28, 29 2 से 3 दिन तक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो आप 29 जैन तक अप्लाई कर सकते हो, आपने अप्लाई कर दिया। अब 29 जैन के बाद क्या होगा? 30, मान लो अगर 31 का मंथ तो 31, और फिर 1 तारीख को अलॉटमेंट होती है। 1 तारीख को, अब मान लो 1 फरवरी को अलॉटमेंट होती है।
3 दिन बाद। उसके बाद क्या होगा पता है, लिस्टिंग होगी फिर 4 तारीख को। प्रॉपर ये 6 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है पूरे प्रोसेस का। ऑफर डेट इज़ कि हमारा आईपीओ आने वाला है, लिस्टिंग इसकी होने वाली है। लिस्टिंग होने से पहले आप इसमें अप्लाई कर लो। जब ये लिस्ट होगा उस दिन तो आपको इसके रियल प्राइसेस वगैरह आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। ऑफर डेट इज़ मतलब कंपनी अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, तो अभी हमारे शेयर्स आ चुके हैं, आप इसमें अप्लाई कर लो। इसके बाद अभी मिलेंगे कैसे, ये मिलेंगे लॉटरी सिस्टम से। लॉटरी सिस्टम में कोई मैनुअल पर्ची नहीं कटेगी, उसमें क्या होगा प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर वो एल्गोरिथम है, प्रॉपर एक मशीनी सिस्टम है ये पूरा। उसमें लॉटरी के बेसिस पे आपका नाम सेलेक्ट होंगे और वो उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए बायसनेस नहीं है। तो वो मशीन के थ्रू ही वो नाम सेलेक्ट होगा, उनको उनको मिल जाएंगे शेयर्स। जिनको नहीं मिलेंगे उनके पैसे उनके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो आपने अप्लाई किया था 1 तारीख को अलॉटमेंट, मान लो आपको मिल गया। अब 4 तारीख को लिस्टिंग होगी। अब लिस्टिंग जिस दिन होगी, अब हो सकता है कि आपने मेरा शेयर लिया हो 100 रुपीज़ के हिसाब से, बहुत सिंपल है का, ठीक है। मान लो आपको अलॉटमेंट हो गया और आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। अब जिस दिन ये लिस्ट हुआ, मे बी इसका प्राइस 125 हो जाए, 135 हो जाए, 145 हो जाए। तो अगर आपने 1000 शेयर लिए थे, अगर आपने 1000 शेयर लिए थे 100 रुपये के हिसाब से, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी थी 1 लाख की। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने करी थी, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी। तो अब क्या होगा, अगर वो खुला ही 150 पे खुला, तो अब आपका वो 150 प्राइस पे खुला, 150 प्राइस पे खुला 1000 शेयर, तो आपका जो बैठे बैठाए जो माल हो गया वो हो गया 1,50,000 का बैठे बैठाए 7 दिन के अंदर ही अंदर। 27 को अप्लाई किया और 4 तारीख को लिस्ट हुआ 150 के हिसाब से, आपने 7 दिन के अंदर ही 1 लाख के 1,50,000 रुपये बना लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आईपीओ। ये तो आईपीओ का पावर है, ठीक है। अब सेकंड चीज़, क्या आईपीओ में पैसा बनता ही बनता है? क्या आईपीओ पैसे बनाने की मशीन है, या आईपीओ बस ले लो भाई आपके बल्ले बल्ले है 7 दिन में पैसा? भाई क्या बात है भाई साहब, सर आपने 50,000 रुपये कमा लिया, मैंने 50,000 रुपये कमा लिया। बहुत सिंपल है कि आईपीओ लेके आया फलाना दिमाग जिसका भी आईपीओ लेके, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको आईपीओ लेना चाहिए, सबको कमाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूँ। पेटीएम का ध्यान है, पेटीएम का भी आईपीओ आया था, ठीक है। उनकी जो प्राइस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा थी जब आईपीओ आ रहा था, और जब लिस्ट हुआ ना वो बहुत ही कम प्राइस पे लिस्ट हुआ, और इतने कम प्राइस पे लिस्ट हुआ कि वो आज तक अपनी वैल्यू को रिकवर ही नहीं कर पाया। जिन्होंने उस समय वो आईपीओ लिया था ना जिस प्राइस पे, आज तक उनका पैसा ही रिकवर नहीं हुआ। आप ये सोचो, तो ऐसा भी होता है। तो सर ये होता कैसे है, मतलब ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कैसे? मतलब आपका बहुत सिंपल है, का शेयर 100 रुपीज़ का आया था और अब ये 150 का हो गया, कैसे होता है? देखो, सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि जब इसका आईपीओ आने वाला था तो उसको लेने वाले लोग कितने थे। जैसे मैंने बताया ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब तो ये है कि लोग इस कंपनी पे भरोसा दिखा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार ये इसमें इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट भी कमा के देगी, और लोग इस शेयर को लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कंपनी ग्रो करेगी, मार्केट इसका बढ़ेगा, शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। एक तो ये इंडिकेटर है। या तो आप अपने ऐप पे देख लिया आपने, हाँ ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो मे भी लिस्टिंग के वक्त इसका प्राइस ऊपर जाएगा। एक तो ये इंडिकेटर होता है। दूसरा इंडिकेटर होता है ट्रेंड को पढ़ना। वो ट्रेंड का गेम तो बाद में मैं समझाऊंगा ही, चार्ट्स को देखना वो सब बात की गेम है, जब वो लिस्ट होगा तो उसके बाद की गेम है। तो सेकंड इंडिकेटर वो होता है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ो, उसका विजन क्या है, वो क्या करना चाहती है, वो किस फील्ड में है। क्या ऐसा तो नहीं कि बस ये आईपीओ नाम की एक हवा, मतलब बस वो इसलिए मार्केट में पैसा उठाने के लिए आई है, बट उस पैसे को उठा के मे बी वो बड़ा ना कर पाए कुछ, मे बी जितनी उसकी पोटेंशियल थी वो अचीव कर चुकी है, अब उससे बड़ा वो कुछ कर नहीं सकती, या बड़ा कर भी सकती है। तो मे बी जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम 550 करोड़ 5,000 करोड़, मतलब मैं अब 10 टाइम्स से धंधे को बढ़ाते जा रहा हूँ। मैंने अब धंधे को बना लिया है करोड़ों का, ठीक है। देखो, स्टार्टअप किया था 5 लाख इन्वेस्ट, मैंने 50 करोड़ का बनाया, फिर 500 करोड़ का धंधा बनाया, फिर मैंने 5,000 करोड़ का धंधा बना लिया। अब मे बी शायद इसकी पोटेंशियल रीच हो चुकी है। मे बी अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइम्स अब ना बढ़ा पाऊँ, ठीक है। मे बी हो सकता है कि मैं अब इसको आधा गुना बढ़ा पाऊँ, 1 गुना बढ़ा पाऊँ, या ये भी हो सकता है कि मेरे डिसीजंस गलत हो जाएं और मैं इसको बढ़ाने के बजाय मैं इसको बर्बादी कर दूँ। ये भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ मार्केट, कुछ भी हो सकता है। देयर आर एंड नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इन मार्केट। आप कह नहीं सकते कि होगा क्या। आप तमाम चार्ट पढ़ लो, तमाम आप
बैलेंस शीट देख लो, स्टेटमेंट देख लो, डेट्स देख लो, कंपनी के कुछ भी देख लो आप। आपको पता है ऐसे ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं, ऐसे ऐसे एआई मार्केट में है, ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने। उसके बाद भी ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि इसके शेयर ऊपर जाएंगे या इसके शेयर नीचे जाएंगे, या 5 साल बाद इसका क्या प्राइस होगा या क्या नहीं होगा। क्योंकि मार्केट जो है ना ये साइकोलॉजी से चलती है, और मशीन साइकोलॉजी से नहीं चलती। मशीन डेटा पे चलती है, फैक्ट्स पे चलती है। बट दिस इज़ द हार्श ट्रुथ ऑफ ह्यूमैनिटी दैट साइकोलॉजी ऑलवेज प्रिवेल्स। और साइकोलॉजी कभी भी, डेटा कभी भी साइकोलॉजी से नहीं जीत सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। साइकोलॉजी ऑलवेज विंस। तो अब मशीन है वो साइकोलॉजी पे तो वर्क नहीं कर सकती। तो बस यहीं पे अपनी बात को स्टॉप करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ होगी, अलॉटमेंट, लिस्टिंग डेट, ये हो गया, 1 लाख आपने कमाया, पेटीएम अभी तक उठ नहीं पाया, तो ये चीज़ें तो होती हैं जिससे तो ये तो फैक्टर है ही। अब एक क्वेश्चन आता है, सर मान लो मेरे को तो अलॉटमेंट हो गया, अब मैं करूँ क्या? बैंड बाजा बजाऊँ, लड्डू बांटूँ? नहीं भाई, लड्डू नहीं बांटना है। लिस्टिंग हो गया ना, आप देख लो। अब मान लो 100 का था, आपका 150 का हो गया, बेच दो। नहीं बेचना और वेट करो, मे बी आगे जाके वो प्राइस आपने 100 का लिया था वो 250 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, कुछ नहीं पता। आप वेट करो, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख के छोड़ दो, या तो आप लिस्टिंग वाले डे वाले दिन बेच दो। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो वो आपके ऊपर है। एक केस और होता है, मान लो पेटीएम है। अब मान लो पेटीएम जैसे ही हाल हो गया किसी शेयर का, अपने शेयर का नाम ही लूँगा, मान लो किसी शेयर का पेटीएम वाला हाल हो गया, प्राइस डाउन हो गया लिस्टिंग डे पे। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको बेच दो, मतलब थोड़ा सा लॉस उठाया, मान लो आपने 100 रुपये का लिया था, ठीक है, आपको अलॉट हो गया 100 रुपये के हिसाब से। अब मान लो लिस्टिंग डे वाली दिन वो 90 रुपये का है, या 10 रुपये का लॉस उठा लो, बेच दो कि भाई आपको लग रहा है कि यार आगे जाके ये और नीचे ना आ जाए, तो मैं अभी बेच के साइड हो जाऊँ। या फिर आप वेट करो अच्छे दिन आने का कि भाई कल को ये शेयर के प्राइस उठेंगे, अगर आपको विश्वास है तो आप वेट करो उसको, जब उठेंगे तो आप तब बेचना। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि लॉस में बेच के मिलता क्या है? आपने कई बार सुना होगा यार, लोग स्टॉप लॉस लगा के बेच देते हैं, या लोग क्या करते हैं, वो लिखते हैं प्राइस गिर रहे हैं जल्दी जल्दी बेचो, जल्दी जल्दी बेचो। तो उन्हें मिलता क्या है भाई? लॉस कमा के मिलता क्या है? क्या लॉस कमाने के लिए, क्या वो सॉरी लॉस करने के लिए वो मार्केट में आए थे? नहीं, पता उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच ये होती है कि यार कोई नहीं, लॉस हो रहा है ना, मान लो मैंने 1000 शेयर 100 रुपये के लिए थे, मैंने 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो 1 लाख, अब ये 90 रुपये के हो गए, मतलब 90,000 का मेरा माल बिक रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो उनकी सोच ये होती है कोई नहीं, 90,000 तो आए, 90,000 आके मैं इसको दूसरे स्टॉक में डालता हूँ तो वहाँ पे प्राइस में भी बढ़ जाए, या उनको होता है जब उन्होंने एनालिसिस करी होती है कि यार वहाँ डाल दूंगा, वो अगर बढ़ गया तो वहाँ से मैं कमा लूँगा। वहाँ से अगर मैं 30,000 भी कमाए तो 10,000 यहाँ पे सेट ऑफ हो गए, तो 20,000 रुपये मैंने कमा लिए, 10,000 रुपये यहाँ का लॉस सेट ऑफ करके। तो ये साइकोलॉजी होती है एक ट्रेडर की कि चलो यहाँ लॉस हुआ, बट वो उस लॉस को मैंने दूसरे अपने शेयर से उसको कवर कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। तो ये साइकोलॉजी होती है, इसलिए लोग लॉस में भी बेच देते हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में जब भी एंट्री करना ना, शेयर मार्केट में, तो कभी ये सोच के एंट्री मत करना कि अपन नीचे भगवान है, या अपने को सब पता है, मैंने सब पढ़ लिया भाई, मुझे तो पता है ये उठेगा। ये सोच के कभी एंट्री मत करना। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में एंट्री मत करना, हमेशा खता खाओगे, हमेशा लॉस में रहोगे। इसको ऐसे समझो, मान लो आपको सब्जी लेनी है, आप मंडी में गए, आपको बहुत जल्दी जल्दी सब्जी लेनी है, मतलब आपको टाइम नहीं है, बहुत ही अर्जेंट है भाई, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपको तुरंत उनके आने के पहले खुद पहुंचना है, स्नैक्स लेके, सब्जी लेके, सब कुछ लेके। पता आप क्या करोगे? आपके घर के सामने जो भी सब्जी वाला होगा, आप कहोगे भाई पैक कर, भाई आलू पैक कर, भाई ये भिंडी कर दे, वो कर दे। आप प्राइस की मोल भाव नहीं करोगे, जो वो डाल देगा सड़ा गला आप रखवा लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत अर्जेंसी में आए हो। तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा प्राइस दे के आओगे और ख़राब माल घर पे लाओगे, क्योंकि अर्जेंसी में डील किया आपने। दूसरा केस है, आप बहुत ही शांत मन से, बहुत ही ठंडे दिमाग से मार्केट में गए, आपने देखा भाई हाँ ठीक है आलू है, ठीक है भाई इतने, अच्छा अच्छा सब लोग यार हर तरफ आलू ही आलू हो रही है, तो इसके पास भिंडी है, अरे करेला सिर्फ एक ही बंदा लेके बैठा है, ओ इसका मतलब आलू बाज़ार में ज़्यादा है, तो आलू का तो क्या ही भाव होगा, बहुत ही सस्ता होगा, करेला एक बंदा लेके बैठा है, इसका प्राइस पक्का ज़्यादा होगा। आप समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं यही समझाना चाहता हूँ, ठंडे दिमाग से, मतलब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर है, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, सिर्फ शेयर मार्केट के लिए नहीं, ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है। आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली मार्केट का कोई नियम नहीं है, मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है, जितना मर्जी एनालिसिस कर लो, जितना मर्जी चार्ट्स पढ़ लो, जितना मर्जी ट्रेंड्स देख लो। हाँ, एक हद तक ये है कि अच्छे से
पढ़ो के अच्छे से ट्रेंड को देख के अच्छे से चार्ट देख के करोगे तो हाँ 90% इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल विन, 10% इज अ चांस दैट यू विल लूज। बट अभी मार्केट की जो सिचुएशन है पता है क्या होता है, 90% पीपल लूज मनी एंड ओनली 10% पीपल मेक मनी, बिकॉज दोज 10% आर रीडिंग चार्ट्स, ट्रेंड्स, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सब अब मैं सब मैं सिखाऊंगा। बस एक दो लेक्चर की बात हो रहा है, फिर हम प्रॉपर चार्ट रीडिंग सब कुछ देखेंगे, प्रॉपर बार वगैरह जो भी होता है, प्रॉपर वो जो लाइनें ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या है भाई, कैसे ऊपर उठा, ये सब जो भी है, लो क्या है, हाई क्या है, सब पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे वाई डू स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब तक जो भी डाउट्स है ना वहाँ पे सारे सॉल्व हो जाएंगे। प्राइसेस कैसे ऊपर होते हैं, कैसे नीचे होते हैं, क्यों होते हैं, वहाँ पे वाकई में एक थंब रूल बताऊंगा, एक गोल्डन रूल बताऊंगा मार्केट का, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर से बस एक लाइन बता देता हूँ। आईपीओ में जब आपको शेयर मिलता है दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट, मतलब अपने डे वन से शेयर आपके पास है, मतलब आपने सेकेंड हैंड शेयर नहीं लिया, आपने किसी सेलर से शेयर नहीं खरीदा, आपने डायरेक्ट कंपनी से शेयर लिया है, तो मतलब आपने प्राइमरी मार्केट से शेयर लिया है, प्राइमरी बाज़ार से शेयर लिया है। और उसके बाद तो फिर आप जिनसे भी सेलर से ले रहे हो, डायरेक्ट कंपनी से नहीं ले रहे, सेलर से ले रहे हो, बाइंग सेलिंग हो रही है, दैट इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। पहले और डिटेल में बता चुका हूँ, शायद चैप्टर 1 में या 2 में बताया था, तो प्रॉपर देख लेना। और डीमैट अगर अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लो, और उसको ऐसे समझो कि जैसे बैंक अकाउंट है ना, उसमें आपकी जो सेविंग्स है वो इंटरेस्ट से बढ़ती है। बैंक जो उसमें इंटरेस्ट देता है 6%, 7%, जो भी 4%, 5% जो भी देता है, तो उसमें जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है ब्याज से आपका वो पैसा बढ़ता है, जो कि बढ़ता नहीं है, वो कम होता है। मैंने शायद चैप्टर 1 में बताया था, कम इसलिए होता है क्योंकि आपकी ना महंगाई ही देश में हर साल 4 से 6% के बीच में बढ़ती है। तो आपका जो इंटरेस्ट आपके पैसे पे मिल रहा है ना बैंक अकाउंट में, वो इन्फ्लेशन कोई बीट नहीं कर पा रहा, वो तो वो बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। एंड साथ में डीमैट अकाउंट में जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आपके जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं ना, उनके जब प्राइसेस बढ़ते हैं वो मार्केट की ग्रोथ से बढ़ते हैं, और वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, 11, 12, 12, 15, 15% की ग्रोथ भी होती है। तो ठीक है, बाय।